Hi everyone, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। माय नेम इज़ कनक सोम और मैं बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए आपकी क्लासेस ले रही हूँ। इसमें मैं आपको अब 2024 में जो प्रीवियस ईयर पेपर आपसे पूछा गया था वो मैं आपको करा देती हूँ। अब जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज कॉल्ड, मतलब जो काइनेटिक्स चैप्टर है उसकी डेफिनेशन एक तरीके से यहाँ पूछिए कि आप इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स को क्या कहा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन या फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीनों ही सही हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन सही है, ये भी सही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इनकी स्टडी में हम इन तीनों को पढ़ते हैं, तो ऑल ऑफ द मेंशन सही हो जाएगा इसमें। तो ये 2024 में जो आपका पेपर हुआ था बिहार स्टेट का, वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट कैन रिवील द टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन। अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर और रिएक्शन रेट के बीच में आप हमें बताइए क्या रिलेशन है। तो आप सभी को पता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ये डिफरेंस होता है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो रेट आपका दुगना हो जाता है। यहाँ पर 20 डिग्री बढ़ा देंगे तो ये और चौगुना हो जाएगा। तो आप जैसे 10-10 डिग्री बढ़ाते चले जाओगे, रेट कांस्टेंट भी आपका डबल होते होते चला जाएगा। तो जब आप से पूछा जाए कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, तो उसका सही आंसर होगा रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ये इन पे आप ग्राफ बना सकते हो कि जैसे जैसे रेट कांस्टेंट और इसका, तो रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर का ये इस तरीके से कुछ कुछ ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है ऐसे ऐसे टेम्परेचर भी बढ़ना है। इसी के लिए अर्हीनियस इक्वेशन हम पढ़ते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही थी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लो तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। जैसे रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज कंसिडर्ड, तो हम जीरो ऑर्डर में रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ते, हम फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अब थर्ड हो गया एंड अब देखेंगे फोर्थ, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, कि अगर रेट कांस्टेंट दुगना हुआ तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होगा, 10 डिग्री का, वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 करेक्ट हो गया एंड 5 देखेंगे हम यहाँ पर। तो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है? द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज, द टोटल नंबर ऑफ आयोनिक स्पीशीज, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन रेस्पेक्टिव वेदर दे आर आयोनिक और नॉन आयोनिक, द टाइप्स ऑफ फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द नॉन आयोनिक स्पीशीज। तो देखो, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर पे, उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है कि सोल्यूट के नंबर क्या है, उसका और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही हमें डेफिनेशन में ही सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आराम से इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 हो गया। अब देखेंगे 6 क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज। मोलरिटी मैंने पहले भी बताया था कि ये जितने भी कंसेंट्रेशन है, मोलरता, मोललता, मोल फ्रैक्शन, ये सब जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो मोलरिटी है, मोलरिटी मतलब कैपिटल M, तो इसे हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो ये आपकी मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगी मोलर। ऐसे कैपिटल M से भी डिनोट करेंगे। तो अब इसमें से ऑप्शन देखेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये पहले ही स्टेटमेंट ही सही है
और जब आपको पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट मिल जाए तो वही टिक कर दो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें पता है हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ज़्यादा जैसे बाकी ऑप्शन में टाइम वेस्ट है फिर। एंड ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो कॉलिगेटिव एक तो आपका लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, और एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मेटिक प्रेशर, ये 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर इसमें पूछा फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें जब आपने कुछ मिलाया तब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है ना। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ते हैं, पहले में हम क्या पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर का पढ़ते हैं कि जब हम सॉल्वेंट को उबाल रहे थे तो उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे होते हैं, और जब उसमें कुछ डाल देते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कुछ डालने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहे हैं, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जैसे आप कोई दूध गर्म कर रहे हो तो तब उसका बॉइलिंग, जैसे पानी गर्म कर रहे हो तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें तुमने कुछ और भी मिला दिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना गर्म हो रहा था, अब उसमें आपको और ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ऐसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कोई चीज़ आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ मतलब सॉलिड बन जा रही थी, अब उसमें आपने और चीज़ें भी मिला दी, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, खाली फ्रीजिंग पॉइंट, अगर खाली बॉइलिंग पॉइंट भी पूछेगा तो वो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बताइए क्या होगी एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन फटाफट से बताइए। हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होगी, और एंडोथर्मिक के ऊष्माशोषी के लिए, ऊष्माशोषी के लिए ये एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अभी क्या पूछा? एक्सोथर्मिक, ये हमेशा इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू द सिस्टम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विल कॉज, मतलब कि लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी सिस्टम को क्या देते हो, हीट देते हो सॉलिड या फिर लिक्विड की, तो वो क्या कोस करेगा? अमाउंट ऑफ सॉलिड उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अमाउंट ऑफ सॉलिड उसमें कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल्ड, अगर आपकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, ये कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आपका रेट कांस्टेंट भी, दर स्थिरांक भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एक मिनट, इसमें क्या बोला है? इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, अगर आपने इसकी रिएक्शन को डबल कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन की रिएक्शन को डबल कर दिया, रिमेन सेम रहेगा। सॉरी, मैंने गलत वो पढ़ लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन में होता वो रेट, मतलब सॉरी टेम्परेचर वाला था जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक क्वेश्चन आया था अर्हीनियस वाला था वो। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि अभिकर्मक की सांद्रता को अगर आप क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम ही होगा, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं और उसके जब हम पोस्टुलेट पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जब हम
किसी भी अभिकर्मक की सांद्रता को डबल करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सॉरी वो अर्हीनियस वाला एक क्वेश्चन आया है ना पहले भी, तो टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वो रेट कांस्टेंट वो दिमाग में स्टिक कर गया, बट आपको यहाँ पे यही समझना है कि अगर अभिकर्मक की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा सही है। तो जब हम चार्ज निकालते हैं, ये आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू NF, यानी कि थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे पूछा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि के, यानी कि कप्पा के बारे में पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पूछा है। तो उसे हम के से डिनोट करते हैं, और ये किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो होगा रेजिस्टिविटी के, अगर आपको यूनिट पता है तो ये ओम मीटर होती है। यहाँ पर आपने ओम मीटर लिखा और फिर ये हो जाएगा ओम इनवर्स और ये मीटर इनवर्स, है ना। तो ये जो या सेंटीमीटर इनवर्स में लिख सकते हो, जैसे ओम इनवर्स, इसे साइमिन भी बोलते हैं या मोहो भी बोल देते हैं। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा की जो यूनिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। अब देखो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑफ E/M रेशो, E/M रेशो पूछा है। तो इनमें से किसका ज़्यादा होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का E/M रेशो सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, फिर न्यूट्रॉन का। ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, न्यूट्रॉन का 0 होगा, प्रोटॉन का 1/1 होगा, इलेक्ट्रॉन का 1837 होता है, और अल्फा पार्टिकल का मतलब कि वो होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He और ऊपर 4 होता है, तो इसका जो हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, देखो इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे पेपर में ना, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा टफ पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया एटॉमिक नंबर किसी का भी, तो वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, है ना। जितने आपके एटम में प्रोटॉन, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, जितने भी एटम में प्रोटॉन होते हैं उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो इसमें देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विल बी, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसका क्या 28 एटॉमिक नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर बताइए द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिसाइड, जो 10th एलिमेंट है वो आपका कहाँ पर रिसाइड करता है, सेकंड पीरियड में। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है इसे इतना। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 90 डिग्री का कब बनता है, तो ये sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 90 डिग्री हमें देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को भी पढ़ना है, ध्यान रखना। किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी की भी अणु की भी जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बताइए किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनमें से बताइएगा कौन सा स्लेक लाइम है, भुजा हुआ चूना इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बताना है। एनलिस्टेड कंपाउंड इज टर्म्ड एज स्लेक लाइम, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए सभी।
इसका आंसर करिए। और देखो ये आपको जो क्लास 10वीं है, 10वीं में एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर है, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, तो उसको भी देख लेना है ना। क्लास 10th का एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर है, वहाँ पे ये चीज़ है। और कभी लाइम वाटर भी पूछे तो लाइम वाटर का भी समझ लेना, लाइम वाटर तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, CaOH का होल ट्वाइस जलीय विलयन में। सिलेक्ट लाइम की बात करें, सिलेक्ट लाइम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सॉलिड स्टेट में, है ना। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि 2 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, बताइए। तो ये आपको पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। ग्रुप 16 में आएगा उससे टी पो, है ना, ये ग्रुप 16 है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन भी आ रहा है, यहाँ सल्फर भी आ रहा है, सेलेनियम भी आ रहा है, तो फॉस्फोरस इसका गलत। मतलब देखो आप कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, क्लास 10th के भी चैप्टर पढ़ के जाना। मैं इस पेपर के अकॉर्डिंग ये देख के बता रही हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पर देखा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन कि डी ब्लॉक कौन कौन से इसमें होंगे, डी ब्लॉक के आपको बताने हैं। तो डी ब्लॉक विच ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 3 से 12, है ना, 13 से फिर पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो ये 3 से 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही आंसर होगा। यहाँ पर बताइएगा इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पे पोटेशियम और आपका सोडियम वगैरह आते हैं, तो एस ब्लॉक जो होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है एस ब्लॉक वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक वाला सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एस, पी, डी या एफ, तो इनमें से बताना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा। यस, फॉस्फोरस हो जाएगा, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है, वो हमें कैसे पता होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की वजह से। किसकी वजह से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की वजह से। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कौन सी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपका बोला गया है कि प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर से, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से, है ना। जो हम अब ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वही चीज़ बात कर रही है। तो वर्नर के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल थी, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल थी, ठीक है। चलिए अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब इसमें क्रोमियम हेक्साअमीन दे रखा है 3+, तो इसमें पैरामैग्नेटिक बताना है। तो पैरामैग्नेटिक आपका कौन होगा, तो इसमें देखेंगे क्रोमियम का आपको पता है जो 24 होता है, आर्गन 18 3D4S, ठीक है, ये होता है। तो अब 3 आप कर दो, एक यहाँ से गया, तो यहाँ से गया, तो 3D3, है ना, ये आपका हो जाएगा। अब D में 1 2 3 4 5 और फिर ये 3D, ये 4S और ये 4P, ठीक है, इस तरीके से है। जब इस तरीके से है और यहाँ पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है। अब इसकी पेयरिंग कर दो। तो जब आप ऐसे पेयरिंग कराओगे, क्यों कर नहीं पे हाँ बताओ, पेयरिंग आपको क्यों करानी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 आ रही है तो NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, तो इसकी पेयरिंग करा दोगे। जब आप पेयरिंग भी कराओगे तब भी ये 1 2 3 4 5, तो ये इस तरीके से अनपेयर्ड रहेगा। तो पैरामैग्नेटिक यही रहेगा, एक अनपेयर्ड है, बाकी आप चेक कर लेना, बाकी डायामैग्नेटिक ही आएगा, है ना। VBT बहुत ज़रूरी है, पढ़ के जाना है, VBT बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरहीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका वीक एसिड कौन होगा। हम सबसे अच्छे से जानते हैं HCl H2SO4 HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड इनमें से कौन सा हो जाएगा, HCN हो जाएगा, ठीक है।
ओके अब यहाँ पर देखेंगे एज पर द ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट अ बेस इज अ सब्सटेंस जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, क्या करता है, एक्सेप्ट। जैसे यहाँ पे NH3 है और यहाँ H2O है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, NH3 NH4 प्लस बना लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो NH3 वहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए कि इनमें से कौन सा लुईस बेस हो जाएगा। इनमें से आपके अगर बात करें लुईस बेस आपका कौन होगा, फटाफट से बताइए। लुईस बेस के बारे में बताइए, इनमें से कौन सा लुईस बेस होगा, और फिर मैं आपकी क्लासेस बाद में ले लूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लुईस बेस। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और है ना है न्यूट्रल स्पीशीज विद 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। बता तो है आपको लुईस बेस क्या होते हैं, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और ये मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, तो ये लुईस बेस होते हैं और ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से बताना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है। अब देखो इस पेपर में से अगर 100 नंबर का पेपर है, 30 क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिल जाएंगे, तो अब डरो मत बिल्कुल भी। 50 नंबर से अच्छा स्कोर करो, 50 नंबर से 35-40 नंबर आपके आने चाहिए, और इसमें से अच्छा पढ़ के, बिना पढ़े भी 30 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं, तो पढ़कर आप 60 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो। और 60 प्लस 40 मतलब यहाँ 65 ले आओ, वहाँ पे 35 ले आओ, अच्छा स्कोर बन जाएगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस, इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका कि इनमें से प्रकाश रसायन स्मोक गर्म, शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है, निम्न में से एक प्रकाश रासायनिक स्मोक के घटकों में से नहीं है, इसकी पहचान करिए कौन नहीं है। तो वो SO2 आपका नहीं होगा, यानी कि आंसर नंबर इसमें 3 हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बायोडिग्रेडेबल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर, BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट वाटर सैंपल टू बी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का एक माप है। ठीक है, 5 ppm से कम BOD मान पानी में नमूने को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाएगा ये बताओ। तो ये दर्शाएगा कि रिच इन डिसॉल्व ऑक्सीजन। अगर 5 ppm से कम है वैल्यू तो वो इंडिकेट करता है क्या, घुलनशील ऑक्सीजन से भरपूर है। ठीक है, अब इसका बताइएगा कि इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पोजेस 1/4 s कैरेक्टर। ये तो हम सबको पता है 1/4 s कैरेक्टर इसके अंदर होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल 3 इन्वॉल्व हैं, तो 1/4 s कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, इसमें बताइए कि इनमें से आपको बताना है कौन से मॉलिक्यूल की शॉर्टेस्ट, सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो किसकी रहेगी, फटाफट से बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, डायमंड, इथेन या फिर बेंजीन या एसिटाइलिन। हमें पता है एसिटाइलिन होगा, वाई, क्योंकि एसिटाइलिन में आपके ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, शॉर्टेस्ट रहेगी। क्योंकि हमें पता है ना सिंगल बॉन्ड जितना भी होता है उसकी मतलब लार्जेस्ट, सबसे पहले इसकी बॉन्ड होगी, फिर डबल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड की, और फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की।
ठीक है। तो पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बताना द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में जो नेचर रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वो क्या रहेगा, डिस्पर्जन फोर्स रहता है इनके बीच में, है ना। तो ये फोर्सेस भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ओके, तो इसमें बताइए कि इनमें से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसमें सबसे ज़्यादा होगा, 1,3 ब्यूटाडाइइन में, साइक्लोब्यूटाडाइइन है में, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन में। सबसे ज़्यादा पता है बेंजीन में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, है ना। ये बात सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें से मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपको बताना है कौन सा होगा, ये आपका होमवर्क है। अब मैं जो दोबारा क्लास लूँगी उसमें आपको और अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगी, है ना। और जितने भी PYQ है उसको देखकर मैं ये एनालिसिस कर पा रही हूँ। आप लोग अगर अच्छे से चैप्टर को छाट भी लें तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ये मैं समझ पा रही हूँ अच्छे तरीके से। मैं आपको बताऊँ कि अगर आप चाहें मुझसे कांटेक्ट करना तो कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक सेकेंड, इस नंबर पे 639523 इस नंबर पे, है ना, 6395234937 ये मेरा नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर आगे की, क्योंकि मैंने ना आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बिहार स्टेट पेपर 2 का। अभी फेस्टिवल के टाइम पे इतना ही हम एफर्ट्स डाल पाए हैं, बट उसके बाद आने के बाद मैं आपकी मेहनत, आपका साथ नहीं छोड़ने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट दिक्कत नहीं लेनी है आपको। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करना। और ये जो 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये PDF के साथ मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में जो मैंने आपका बना रखा है उसमें मैं आपके लिए ये डाल दूंगी। तो आप बिल्कुल भी इसके लिए परेशान ना होइए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो 329 वाला हमारे पास पैक है उससे आप एनरोल कर लो। वहाँ पे मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड बैच है, आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा 329 रुपीज़ में, ओनली 329 रुपीज़। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे ही करना है कि मैम मेरे को ना प्रॉपर रिकॉर्डेड जो थ्योरी वाला बैच है वो चाहिए। पर थ्योरी वाला मतलब मेरा अभी नहीं है, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 3-4 महीने से हूँ। तो एक मैम है उनका भी है प्रॉपर अच्छा है, और मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, आप वो भी पढ़ सकते हो। पर टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ है, तो वो बहुत आपको फ़ायदा देगी। और प्रीवियस ईयर पेपर का भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही आपके बनाए जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है करने। बाकी जितने क्वेश्चन अभी PYQ के बच गए हैं इसको मैं करा दूँगी आपके, डोंट वरी, ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगी। और इतना ज़्यादा भाई, इतना तो क्वेश्चन वो देंगे ही, है ना। जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था, पॉलीमर चैप्टर पढ़ाया था, है ना, तो उसमें नहीं आया, बट यहाँ पे पढ़ लो। तो कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को हम ओरलोन बोलते हैं। तो अगर एक बार आपने NCERT पढ़ ली तो आप बिल्कुल सही करोगे। जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। तो थोड़ी सी बुक और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे वो भी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन देखो, पॉलीमर से आ रहे हैं तो पॉलीमर के आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे कि इनमें से कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, वो मैंने आपको पहली वीडियो में जो पॉलीमर की मैंने कराई थी उसमें मैंने बताया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक
घटक नहीं है। सिस पॉली आइसोप्रीन या सेल्यूलोज नाइट्रेट या सेल्यूलोज एसिटेट, तो वल्केनाइज रबर। तो इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? सिस पॉली आइसोप्रीन, क्योंकि ये एक नेचुरल रबर है ना। तो इसका ये तीनों आंसर नहीं होंगे, तो इसका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। एंड बाकी तो अब मैं वापस जैसे हम आएंगे तब से कंटिन्यू करके मैराथन वगैरह लूँगी। नंबर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको चीज़ें कन्वे कर दी है। आई विश आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। एंड यहाँ पे आप कूपन कोड लगा सकते हैं, कनक कूपन कोड। पूरे साल का एक्सेस लेना है तो ये 899 में आपको मिल जाएगा बैच। एंड आई होप आपके फेस्टिवल्स अच्छे गए होंगे। नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी तो टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपके सारे फेस्टिवल्स ऐसे ही अच्छे जाए और नेक्स्ट फेस्टिवल आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। ध्यान रखें अपना।